Hello, बच्चों. A very good evening to all of you. This is your favorite Veena Yadav. I welcome you all to Infinity Learn NEET by Shri Chaitanya. बच्चे, आपका NCERT सारांश सुपर अमेजिंग सीरीज चल रही है जिसमें हम वन शॉट क्लासेस लेते हैं. एंटायर चैप्टर पूरा का पूरा आपको 1 to Z यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है. यस बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. इस सिलसिले में हमने इकोलॉजी स्टार्ट कर दिया था कल की कक्षा में. इकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है विच इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसको आप प्यार से ओपी बुलाते हैं. ओपी का फर्स्ट लेक्चर कल अपलोड हो चुका है, आज है सेकंड लेक्चर. अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर एंटायर इकोलॉजी. सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का होता है. डाटा उठा के देख लेते हैं बच्चे. 2022 के अंदर आपके चैप्टर से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड 2021 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से 5 क्वेश्चन. अब सोचिए, साधारण सा चैप्टर, 5 क्वेश्चन आपके एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर से आ जाएंगे. तो इससे अच्छी मजे की बात और क्या हो सकती है आप बच्चों के लिए. यस एवरीवन, गुड 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 इवनिंग. देखिए कौन कौन से बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं ऑलरेडी. सो वी हैव दिव्यांशी भार्गवा, माय फेवरेट बच्चा. वेरी गुड इवनिंग बेटा. वी हैव गाबिसा ब्रदर्स, वी हैव अजय कुमार, वी हैव निशा टांक. वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चे. अजय कुमार, मैं बहुत बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ. आप कैसे हैं? आपकी हेल्थ कैसी है? बढ़िया, मस्त. चलिए जी, सुपर. तो भाई अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की, तो कल की क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी. अगर कोई बच्चे ने नहीं क्लास अटेंड करी है तो जरूर अटेंड कर लेना आप लोग. रिकॉर्डेड में वीडियोस में जाके आपको मिल जाएगा कि अगर इस पूरे चैप्टर को समराइज करके हम देखें, कल वाला पार्ट को छोड़ के आज वाले पार्ट पे मैं फोकस करूंगी कि क्वेश्चन कहाँ से आपका आ सकता है. तो बच्चे सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको, ग्रोथ मॉडल से आपका सवाल पूछा जा सकता है. बी इट एक्सपोनेंशियल, बी इट लॉजिस्टिक, दोनों में से किसी पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. हाँ, क्वेश्चन जो होगा वो मैथमेटिकल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा. आपसे बिल्कुल ये नहीं पूछा जाएगा कि द ग्रोथ एट टाइम t0 वाज दिस वन, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट ग्रोथ एट टाइम t. एग्जामिनर को पता है बायो के बच्चे हमारे इतना मैथमेटिक्स देख करके घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको पाल्पिटेशन होना शुरू हो जाती है. तो एग्जामिनर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा कि आप बच्चों को परेशान करें. तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा. आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस ग्रोथ मॉडल से बिलोंग करता है. तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. या फिर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये भी देखा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि आपको इक्वेशन दे दिया कि भैया ये इक्वेशन आपके सामने, आपसे पूछा लेबलिंग करा के कि मेरे को बताओ यहाँ पे आर क्या होता है, आर की वैल्यू क्या होती है, ये चीजें आपसे पूछ सकता है. ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज अ ग्रोथ मॉडल. सेकंड, जहां से क्वेश्चन आता है हर बार, हर साल, निरंतर, एग्जामिनर कभी भी आपको निराश नहीं करेगा. वन टॉपिक जो एग्जामिनर का बहुत बहुत फेवरेट है, दैट इज योर पॉपुलेशन इंटरेक्शंस. पॉपुलेशन इंटरेक्शंस. तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक की, बिकॉज इस एक सिंपल टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जामिनर. एग्जामिनर सेम एग्जाम में आपसे म्यूचुअलिज्म भी पूछ लेगा, सेम एग्जाम में आपसे कॉमनसेलिज्म भी पूछ लेगा, आपसे कंपटीशन का एग्जांपल भी आपसे पूछ देगा. तो पॉपुलेशन इंटरेक्शंस माय डियर किड्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जितना मैं वेरी लगाऊं उतना कम है. इस चैप्टर में इस एक टॉपिक को तो बिल्कुल भी आपको छोड़ करके नहीं जाना है. आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते इस एक टॉपिक को छोड़ना. एम आई क्लियर टू ऑल माई बच्चास आउट देयर? यस और नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन. एम आई क्लियर टू ऑल माई बच्चास आउट देयर? हाँ जी, यस. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग. क्लियर है, क्लैरिटी है. सेशन को लाइक करते हुए चलो, शेयर करते हुए चलो. आपके जितनी भी ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, सारे के सारे ग्रुप्स पे सेशन को शेयर जरूर किया करो डेली बेसिस पे. हाँ जी, यस. तो चलिए जी, सिलसिला शुरू करते हैं आज की सुपर अमेजिंग क्लास का. शुरुआत करेंगे बच्चे हम अपने पॉपुलेशन ग्रोथ से, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी पॉपुलेशन इंटरेक्शन एज वेल. ठीक है दिव्यांशी, सुपर. चलो भाई, एक क्वेश्चन जो आपसे 2 साल पहले पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है.
वो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट आपको समझाती हूँ, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल की क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर आप बात करें भाई, अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो इट इज ग्रुप ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स। तो जितने भी इंडिविजुअल वहां पे हैं, कितने का बर्थ हुआ, कितने का डेथ हुआ, कितने वहां से माइग्रेट करके कहीं और पहुंच गए हैं, कितने और ऐसे इंडिविजुअल है जो वहां पे आ गए हैं, तो ये सारे प्रोसेस मिल करके डिफाइन करते हैं उस पॉपुलेशन ग्रोथ को कि वहां पे कितनी ग्रोथ हो रही है। तो बेसिक प्रोसेस क्या क्या पार्टिसिपेट करेंगी, चार चीजें पार्टिसिपेट करेंगी। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों नेटिलिटी, लिख लो सारे बच्चे, कमेंट्स में मेरे को लिखते हुए चलो साथ साथ। द फर्स्ट थिंग इज नेटिलिटी, ब्रैकेट में बी लिख दो, बी स्टैंड्स फॉर बर्थ। तो नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। मान लीजिए शुरू में एक एग्जांपल कोट करते हैं, मेरे पास दो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, दो इंसान रहते हैं, दो इंसान रहते हैं, बट क्या हुआ इसको, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो हम एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं। मान लीजिए शुरू में मेरे पास केरला की मैं बात कर रही हूँ आप बच्चों से, है ना, इसको हम इरेज कर देते हैं। मान लीजिए केरला की हम बात कर रहे हैं बच्चे, और केरला में दो ऑर्गेनिज्म है ना, दो इंसान रहते हैं, सिर्फ दो ही इंसान रहते हैं, एक दिव्यांशी दूसरी निशा, ठीक है। नाउ कम्स इनटू द पिक्चर नेटिलिटी, कि कितने बर्थ वहां पे हुए। तो एक साल के ड्यूरेशन में हमने देखा कि वहां पे 10 नए बर्थ हो गए हैं, तो इस दो के अंदर मैं 10 को ऐड कर दूंगी, तो नाउ द पॉपुलेशन इज 12। अभी जो पॉपुलेशन है वो 12 है। देन कम सेकेंड फैक्टर विच इज मोर्टिलिटी, जिसको कि आप डी या डेथ बोलते हैं। नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन वुड बी मोर्टिलिटी, कितनी डेथ वहां पे हुई है। तो एक साल की ड्यूरेशन को अगर हम काउंट करें तो 10 बर्थ हुए हैं, मान लीजिए एक डेथ भी हो जाती है, एक डेथ हो गई, तो नाउ माई पॉपुलेशन डेंसिटी इज इंस्टेड ऑफ 12 इट इज 11। 12 होनी चाहिए थी बट अब 11 है क्योंकि एक की डेथ हो गई है, ठीक है। नाउ द थर्ड फैक्टर इज इमिग्रेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज मूविंग इनटू अ हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर। मान लीजिए दिल्ली से दो लोग उठ के केरला में चले गए हैं, तो दो लोग जो गए हैं 11 प्लस 2, अब मेरी जो डेंसिटी है वो हो गई है जी 13, यहां लिखती हूँ 13। मैं एक साल के टेन्योर की बात कर रही हूं। नाउ द डेंसिटी इज 13। नेक्स्ट फैक्टर इज इमाइग्रेशन, कि कितने लोग केरला से मूव कर गए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज मूविंग आउट ऑफ दैट हैबिटेट। मान लीजिए एक बंदा कहता केरला मेरे को सूट नहीं कर रहा, मैं वापस दिल्ली जाके रहूंगा, तो 13 में से एक गया, बच गए 12। तो नाउ आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, आप कहेंगे जी 12 लोग रहते हैं केरला में, ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर वी आर हैविंग 12 नंबर विच इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। एम आई क्लियर? वापस से सुनो सारे बच्चे, मैंने कहा उस स्पेसिफिक एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए वी हैव 4 फैक्टर्स which play an important role. First one is natality which is the birth, second is mortality which is death, कितने लोगों की डेथ हुई है उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। थर्ड इज इमाइग्रेशन, कितने लोग वहां पे मूव हो गए कहीं और से, एंड फोर्थ वन इज इमिग्रेशन, वहां से कितने लोग इमिग्रेट कर गए हैं। तो प्लस आप करेंगे बर्थ को, प्लस आप करेंगे जितने लोग वहां पे मूव आउट हो गए हैं इमिग्रेशन, माइनस आप करेंगे मोर्टिलिटी को मतलब डेथ को, माइनस आप करेंगे इमाइग्रेशन को, दैट विल गिव यू पॉपुलेशन डेंसिटी। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहां से आता है मेरे बच्चे, फॉर्मूला बेस्ड। आपसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा। अब आप कहेंगे मैम हम कहां पे फंसेंगे इस क्वेश्चन में? आप फंसते हो इस चीज में, आप भूल जाते हो कि नेटिलिटी प्लस होता है कि माइनस होता है, इमिग्रेशन प्लस है कि माइनस है, यहां पे आप भूल जाते हो और आप गलती करके क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हो। तो बच्चे पॉपुलेशन डेंसिटी में नेटिलिटी जितने भी बर्थ होंगे वो सब के सब प्लस होंगे। तो अगर मुझे किसी टाइम टी पे निकालना है कि कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है विच इज एन टी प्लस 1, मतलब टाइम टी प्लस 1 पे, तो पहले कितना था टाइम टी पे, कितने बर्थ हुए कितने इमिग्रेशन हुए, दोनों को मैं प्लस कर दूंगी। एम आई क्लियर निशा? एम आई क्लियर? दोनों को मैं प्लस कर दूंगी। वेर एज मोर्टिलिटी, कितने की डेथ हुई है, कितने वहां से मूव कर गए हैं, केरला से दिल्ली चले गए हैं,
इमाइग्रेशन, ये दोनों को मैं माइनस कर दूंगी। तो nt+1 अगर मुझे फाइंड आउट करना है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t+1, then I have to subtract mortality as well as immigration, दोनों को मुझे माइनस करना पड़ेगा। डन एंड अंडरस्टूड? हाँ जी। तो दोनों को क्लब करके मैं बता दूं भाई, अब आपको याद करने में मेरे ख्याल से कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर मैं टाइम इक्वल्स टू टी फॉर एग्जाम्पल पे निकालना चाहती हूँ तो टाइम इक्वल टू 0 पे कितना था, प्लस बर्थ एंड इमिग्रेशन को प्लस करो, डेथ एंड इमिग्रेशन को माइनस करो, दैट विल गिव यू द पॉपुलेशन डेंसिटी एट गिवन टाइम। एम आई क्लियर? हाँ जी। कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई दुविधा अगर है बच्चों तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। आप लोग प्लीज पूछिए, कोई भी दुविधा अगर है तो फटाफट से चैट बॉक्स में पूछ लो। जी मैम, डन है मैम, अजय कुमार को आ गया समझ। बाकी बच्चे कम ऑन एवरीवन, चला जाए आगे ग्रोथ मॉडल पे, क्या कहते हो? चला जाए आगे ग्रोथ मॉडल पे। अच्छा, फिर से मैं आपको बोल रही हूँ, गाबिसा गुड इवनिंग बेटा। वापस से मैं आपको बता रही हूँ, कभी भी एग्जामिनर आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा कि भैया मेरे को बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर लेट्स से 2 इयर्स, 2 साल के बाद में बताओ। मैं तुम्हारे को आज की पॉपुलेशन डेंसिटी देता हूं जिसमें कि 10 ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो आपको ऐसे डाटा दे करके मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपका आ सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सवाल आपसे पूछ दिया विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको 4 स्टेटमेंट दी है, 4 इक्वेशंस दी है। एक में मान लीजिए nt इक्वल्स टू n0 माइनस बर्थ प्लस आई लिख दिया है। दूसरे में मान लीजिए nt इक्वल्स टू n0 प्लस बर्थ माइनस आई लिख दिया है। तो कुछ प्लस माइनस का गड़बड़ करके आपको एक्चुअल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट मैथमेटिकली उसमें ऐड करके पूछने वाला क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में अभी तक तो नहीं देखा गया है। ठीक है जी, चलिए सुपर। तो भाई समझ आ गया मेरे सारे बच्चों को? लिख रहे नो दिक्कत मैम, नो आपत्ति, नो समस्या, कोई प्रॉब्लम, दुविधा, समस्या कुछ भी हो तो चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अदरवाइज हम चलते हैं ग्रोथ मॉडल्स पे। तो भैया तुमको 2 बातें समझाऊंगी। पहली तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। दोनों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ये क्या फॉर्मूला लिख दिया है इसको देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, दोनों को समझाते हुए मैं आपको चलती हूँ। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल नाम से समझ में आ रहा होगा कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ना काफी शूटिंग नंबर पे जाएंगे, है ना। तो ऐसा क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स काफी बढ़ जाते हैं। तो पॉपुलेशन विल ग्रो इन इट्स फुल पोटेंशियल व्हेन देयर इज, कब फुल पोटेंशियल पे ग्रो करता है? जब अनलिमिटेड फूड हो खाने के लिए, बहुत सारा अनलिमिटेड स्पेस हो रहने के लिए, कोई प्रेडेशन प्रेशर नहीं है, कोई खाने वाला नहीं है आपको, कोई परेशान करने वाला नहीं है आपको, और कोई एडवर्स कंडीशंस नहीं है, ना ही तो कोई नेचर में ऐसी चीजें हो रही जिससे कि ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है या फिर वो परेशान होता है, कुछ भी ऐसी फैक्टर वहां पे नहीं होते हैं। उस केस में जो पॉपुलेशन होगा वो फुल पोटेंशियल से ग्रो करेगा। भैया एम्पल ऑफ फूड है, प्लेथोरा ऑफ स्पेस है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई एडवर्स कंडीशंस नहीं है, फिर तो मजे ही मजे हैं। प्रॉब्लम ही क्या है ना। तो देख लेते हैं जी, चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी विद यूनिट टाइम पीरियड क्या होगा। इसको आप dn by dt से दर्शाते हैं। dn by dt कहता है कि बर्थ कितना हुआ माइनस डेथ कितना हुआ मल्टीप्लाई बाय पॉपुलेशन डेंसिटी। तो b माइनस d इंटू n, b माइनस d इंटू n विल बी योर dn by dt। b माइनस डी को हम r मान के चलते हैं। r इज इंट्रिंसिक रेट, या लिख देती हूं इंट्रिंसिक रेट। तो इसको r माना तो dn by dt इक्वल्स टू rn हो गया। ठीक है, dn by dt इक्वल्स टू rn हो गया। अब मैम बता दो सवाल कहां से आता है? सवाल मेरे बच्चे आता है यहाँ पे ग्राफ से। कहां से आता है जी? ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आता है। dn by dt rn को हम देखते हैं कि ग्राफ पे अगर आप प्लॉट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी वर्सेस टाइम में, तो मिलता है मेरे सामने एक जे शेप्ड ग्राफ जो आपको यहां दिख रहा है।
इस जे शेप्ड कर्व को आप लोग देखिए, इस जे शेप्ड कर्व में जो n है दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, जो r है दैट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। n0 कितना डेंसिटी था एट टाइम 0, जब हमने शुरुआत करी थी तब कितना डेंसिटी था, nt पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t वुड बी nt, r is b minus d which is intrinsic rate of natural increase। E तो आप सबको पता है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम वुड बी योर E। तो बच्चे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में जो ग्राफ है वो आपका जे शेप्ड ग्राफ आएगा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एम आई क्लियर? फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो कि मैम यस यू आर वेरी मच क्लियर हियर। लिखो चैट बॉक्स में, लिख दो कि मैम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में हमारे को जे शेप्ड ग्राफ देखने को मिलता है। लिख दो भैया चैट बॉक्स में, मैं देख रही हूँ चैट्स तुम्हारी। जे शेप्ड ग्राफ देखने को मिलता है। यस यस बच्चों, यस यस, हाँ जी जे शेप दिखता है। भाई जे शेप तो तब देखने को मिला जब हमने ये सपोज कर लिया कि ना ही तो कोई लिमिटेशन है, देयर इज एम्पल ऑफ फूड, देयर इज प्लेथोरा ऑफ स्पेस, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो आइडियल कंडीशन हो गई। ऐसा कभी होता है क्या? तुम पढ़ने बैठे हो, तुमने बोल भी दिया कि मम्मी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाला हूँ, कॉन्फिडेंस में ले लिया, फिर भी मम्मी बार बार आके पोक कर रही होती ना कि देखो तो सही कि अजय ने कितनी पढ़ाई कर ली है, देख तो लो कि दिव्यांशी ने मॉक टेस्ट लगाया है कि नहीं लगाया है। तो बीच बीच में डिस्टर्बेंस तो हो रही होती है, तो वो होती है आपकी एक्चुअल कंडीशन। आइडियलिस्टिक कंडीशन तो ये है कि भैया मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ। बट एक्चुअल में कोई मेहमान आ गया तो आपसे पूछा जाएगा कि बेटा बाहर जाके नमस्ते तो करके आओ अंकल को, कैसे आप अंदर बैठे हुए नमस्ते करो अंकल को, पूछा जाएगा। यस बच्चे कुछ खाने को मंगा लिया तो बोलेंगे आओ जी थोड़ा सा नाश्ता पानी कर लिया जाए, बाहर खा लेते, आइसक्रीम आइसक्रीम खाओ, इतना गर्मी हो रखी है, होता है ऐसा। तो ये होती है एक्चुअल कंडीशन। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल तो है आपका आइडियलिस्टिक कंडीशन, बट एक्चुअल में तो स्पेस का भी क्रंच है, एक्चुअल में तो जो फूड खा रही है पॉपुलेशन उसका भी क्रंच है। अगर हम एक्चुअल सिनेरियो देखें देन कम्स योर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, जहां पे आपको एस शेप्ड मतलब सिग्मोइड कर्व देखने को मिलता है। क्या है ये एस शेप्ड, कैसे आप इसको दर्शाते हो? तो dn by dt is equals to rn, ब्रैकेट में लिख दो k minus n by k, जहां पे n है बच्चे आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी, जहां पे r है मेरे लाल इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जहां पे k है आपका कैरिंग कैपेसिटी, जहां पे k है आपका कैरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को लिखा, यहाँ पे आपने टाइम को लिखा, बना देता है आपका एस शेप्ड ग्राफ। ठीक है जी, ये आपका एक्चुअल कंडीशन को दर्शाता है। एस शेप्ड ग्राफ को थोड़ा डिटेल में हम समझ लें क्योंकि ये है बहुत आयत में इंपॉर्टेंट, यहां से आपके क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। एमसीक्यू अलर्ट मैम ने जहां पे लिख दिया वहां से क्वेश्चन हर साल बना है, ये मान के चलो, है ना। पुराने 3-4 साल पुराने वाले वीडियोस उठा करके देखना, इस चैप्टर को जब मैम ने पढ़ाया हुआ है, जहां जहां पे मैम ने एमसीक्यू अलर्ट लिखा वहां से क्वेश्चन आया है हमेशा। ठीक है बच्चे, ऑल राइट। तो भाई ये देखो एस शेप्ड ग्राफ, ये वाला जो पोर्शन है मेरे बच्चे फर्स्ट पोर्शन, दिस वन इज कॉल्ड एज लैग फेज, इसको हम लैग फेज कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये जो ग्रीन से मैंने कवर कर दिया, इसको आप कहते हैं जी लॉग फेज। लॉग फेज या आप इसको एक्सपोनेंशियल फेज, अच्छा मेरे पीछे छुप जाएगा, यहां लिखती हूँ, इसको आप एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। एंड ये वाला जो थर्ड वाला पार्ट आपको दिख रहा है बच्चे, इसको आप स्टेशनरी फेज कहते हैं। स्टेशनरी कह लो या तुम इसको स्टेडी फेज कह लो या स्टेबल फेज कह लो, एक ही बात है। एक ही बात है। ठीक है, शुरुआत करते हैं लेग फेज से। भाई अब मान लीजिए है, विजुअलाइज करो, तुम्हारा एडमिशन हो जाता है एम्स दिल्ली में। दिव्यांशी तुम्हारा एडमिशन हो गया एम्स दिल्ली में। अब कल तुम्हारे पेरेंट्स तुमको वहां पे छोड़ के आ जाते हैं कि भैया कल से तुम्हें यहाँ पे हॉस्टल में रहना है, यहीं का खाना मिलेगा, यहीं पे तुमको रहना, हॉस्टल वार्डन ही तुम्हारे मम्मी पापा है। ठीक है, छोड़ के आ गए तुमको, है ना। नाउ नाउ व्हाट विल हैपन, जब आप शुरुआत में वहां पे रहना शुरू करोगे ना, चाहे आपको कितना ही ड्रीम था वहां पे जाना, पर जब आप शुरुआत में रहना शुरू करोगे तो देयर विल बी अ लिटिल टाइम जब आप एक्लेमेटाइज करोगे कंडीशन से, जब आप समझना शुरू करोगे कि अच्छा ये मेरा रूममेट है, अच्छा ये मेस में खाना मिल रहा है, अच्छा खाने में तो सिर्फ टिंडे ही मिल रहे हैं, मम्मी तो मुझे बहुत अच्छे आलू के पराठे खिला रही थी, है ना। तो ये वो फेज होगा जब आप समझना शुरू करेंगे सराउंडिंग को, तो आपकी जो ग्रोथ होगी काफी स्लो होगी।
बहुत स्लो होगी। तो लेग फेज में भी सिमिलरली बच्चे स्लो ग्रोथ होती है। ओनली फ्यू इंडिविजुअल्स आर अवेलेबल, बहुत ही कम इंडिविजुअल्स वहां पे आपके अवेलेबल होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा जिसको आप कहते हैं लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। जब आपको 1 महीना हो जाएगा ना रहते हुए, जब आप समझ जाओगे भैया ये मेरी रूममेट है, तो मेरे जैसी ही मेरी संगी साथी है, मेस के अंदर चाहे टिंडे मिल रहे हो लेकिन मेस के प्रॉक्टर से कैसे गुटबाजी करके, कैसे बात करके मैं आलू के पराठे का जुगाड़ कर सकती हूँ, आप समझ जाओगे। तो तब होगा आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जब आपके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड रिसोर्सेज काफी हाई हो जाएंगे। बन रहा है टिंडा, दिव्यांशी खा रही है आलू पराठा, है ना, प्रॉक्टर से सेटिंग कर ली है, जो कुक बना रहा है उससे सेटिंग कर ली है कि भैया मुझको तो उल्टी आती है टिंडे से, आप कुछ भी करके पराठा बना के मुझको दे दो, अंडर द टेबल हम बात कर लेते हैं, पराठा मुझको मिल जाना चाहिए। ऐसी बातें करके दिव्यांशी उस कुक को सेट कर लेगी और वहां पे आलू पराठे खाना शुरू कर देगी। तो रिसोर्सेज अब आपके पास ज्यादा होने शुरू हो गए हैं, आप जानना शुरू कर चुके हो लोगों को। गार्ड से भी आप बात कर लोगे कि भैया मेरे को बाहर जाने दो, बाहर से मुझे पराठा मंगवाने दो, है ना। तो आपके रिसोर्सेज ज्यादा बढ़ गए हैं। तो जब रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो ग्रोथ भी सुपर्ब आपकी होती है, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपकी होगी। दैट विल बी योर लॉग फेज। देन कम्स द थर्ड वन विच इज स्टेशनरी फेज, या आप इसको स्टेडी फेज भी कहते हैं। 3 साल आपको बड़ा मजा आएगा, है ना। जैसे 4th ईयर एमबीबीएस का आना शुरू होगा, तुम्हारे को लगेगा कि यार वही कुक है, वही आलू पराठा, वही रूममेट, वही पढ़ाई, दिन भर पढ़ाई करना पड़ता है ना। तब आप स्टेगनेंट होना शुरू हो जाओगे। जब आप स्टेगनेंट होना शुरू हो गए उसको आप स्टेशनरी फेज कहते हैं। एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विल इंक्रीज, दे विल, आपके जूनियर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। पहले तो सिर्फ 2 सीनियर्स को जानते थे, अब बहुत सारे जूनियर्स को जानना शुरू कर दोगे, फर्स्ट ईयर्स को, सेकेंड ईयर्स को। ठीक है, तो जैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे दे विल कंज्यूम मोर एंड दे विल रिड्यूस द रिसोर्सेज टू द मिनिमम, वो भी कंज्यूम करना शुरू करेंगे। अगले साल मान लीजिए अजय कुमार भी पहुंच गए, तो वो भी कुक को कहेंगे भैया मुझे भी टिंडा अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को भी आलू पराठा चाहिए। तो रिसोर्स क्या हो गया जी, बोलो डिवाइड हो गया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस हो जाएगा रिसोर्स तो ऑटोमेटिकली जो ग्रोथ होगी वो स्टेशनरी हो जाएगी, वो स्टेडी हो जाएगी। देयर विल बी नो फर्दर इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। एम आई क्लियर? हाँ जी बच्चे पार्टी, एम आई क्लियर टू ऑल माई किड्स आउट देयर? एम आई क्लियर? तो सबसे पहले बच्चे आता है आपका लैग फेज, जिसमें एडेप्टेशन हो रही होती है, कम इंडिविजुअल होंगे, स्लो ग्रोथ होगा। देन कम्स योर एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज, जहां पे एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज है, आपके रिसोर्सेज हाई हो चुके हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। वापस से जब रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे देन देयर विल बी स्टेशनरी और स्टेडी फेज। एम आई क्लियर और एम आई क्लियर टू ऑल माई किड्स आउट देयर? हाँ जी, समझ गए हो मेरी बात को? क्रिस्टल क्लियर हो गया मैम? समझ गए हो बच्चे पार्टी मेरी बात को? यस, डन। तो चला जाए आगे, चला जाए लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस के आगे, चला जाए बच्चे। क्रिस्टल क्लियर है मैम, समझ आ गया। All right, so let's start the most important topic of today's class, which is population interaction. भैया एक नहीं 2 सवाल भी यहां से पूछे जा सकते हैं सेम पेपर के अंदर। एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा म्यूचुअलिज्म क्या है एंड कंपटीशन क्या है। सेम क्वेश्चन में आपसे एग्जांपल पूछ देगा प्रेडिशन का एंड एमेंसलिज्म के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन दाग देगा। सेम पेपर के अंदर ऐसा फिजिबल है, ठीक है। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? मेरी क्लास में तुम दिव्यांशी हो, अजय है, निशा है, तुम 3 लोग बैठे हुए है ना। तो तुम तीनों में कैसा इंटरेक्शन हो रहा है? निशा कहती है कि अजय अच्छी बातें नहीं कर रहा, मतलब उसको क्वेश्चन की आंसर समझ नहीं आ रहे मैम, है ना, मेरी तो फाइट हो रही है अजय के साथ में। तो ये दोनों का प्लस और माइनस का रिलेशन है। दिव्यांशी कहती है कि मैम निशा एकदम करेक्ट आंसर कर रही है ना, हम दोनों मिलकर के बहने बहने अच्छे से पढ़ाई करती हैं, तो इसका म्यूचुअलिज्म कहते हैं, इसका म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो जो 2 ऑर्गेनिज्म है पॉपुलेशन में, इनका आपस में क्या रिश्ता है? दोनों की बनती है, दोनों को एक दूसरे से फायदा पहुंचता है, या एक को फायदा एक को नुकसान हो रहा है, या दोनों के साथ रहने से दोनों का ही नुकसान हो रहा है, या ऐसा भी पॉसिबल है एक का नुकसान दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ता प्रेजेंट है भी कि नहीं है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक का फायदा दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ता कि वो प्रेजेंट है कि नहीं है। तो दोनों के साथ रहने से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, दोनों के इंटरेक्शन से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, दैट वुड बी योर पॉपुलेशन इंटरेक्शन।
क्या इम्पैक्ट है, उस पे बेस्ड आपने इस रिश्ते का नाम लिखा हुआ है। जैसे कि आपका हो गया सबसे पहले म्यूचुअलिज्म, सबसे पहले हो गया आपका म्यूचुअलिज्म। अच्छा ये स्लाइड ये पीछे होना चाहिए, आगे होना चाहिए। यस म्यूचुअलिज्म। तो जो दो ऑर्गेनिज्म है, एक दो कहता तेरा भी फायदा मेरे साथ रहने से, तुम्हारा भी फायदा मेरे साथ रहने से, इस रिश्ते को हम सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म कह देते हैं। तो म्यूचुअलिज्म में जो दो स्पीसीज इन्वॉल्व है मेरे बच्चों, दोनों का ही फायदा हो रहा है। एग्जाम्पल्स की बात करें, क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल्स की बात करें, लाइकेंस इज सच एग्जाम्पल। लाइकेंस, लाइकेंस भैया तुम कह दो कि क्लासिफिकेशन से सवाल आ रहा है या इकोलॉजी से आ रहा है, बट लाइकेंस इज अ कॉमन टॉपिक जहां से सवाल जरूर आएगा। चाहे तुम उसको क्लासिफिकेशन में काउंट कर लो, चाहे तुम उसको यहाँ पे काउंट कर लो। लाइकेंस क्या होता है? लाइकेंस में आपका एल्गी, आपका एल्गी एंड आपका फंजाई, यस आपका एल्गी एंड आपका फंजाई दोनों मिल करके साथ में इकट्ठे भाईचारे की तरह रहते हैं, उसको आप लाइकेंस कहते हैं। दोनों सिम्बायोसिस को मेंटेन करते हैं, उसको आप लाइकेंस कहते हो। दोनों का फायदा क्या है? एल्गी कहती है भैया मैं तो प्लांट हूं, मेरे पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, मुझे नेचर ने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल दिया है, मेरे पास सुपर पावर्स है, मैं फूड को सिंथेसाइज कर सकती हूं। तो सिंस आई एम कैपेबल टू सिंथेसाइज द फूड, आई विल प्रोवाइड यू द फूड, मैं तुम्हारे को खाना दे दूंगी, मैं तुम्हारे को शेल्टर दे दूंगी। फंगस कहता ऐसे भी क्या बात है, मेरे पास भी तो हाईफे है, मेरे पास भी तो हाईफे है, मेरे पास अब्जॉर्प्टिव पावर बहुत अच्छी है, तो मैं वाटर एंड मिनरल्स को अब्जॉर्ब करके तुम्हारे को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो फंगस ने जो उसका अपना मेन फोर्टे है विच इज अब्सॉर्बिंग द वाटर एंड मिनरल्स, वो प्रोवाइड कर दिया एल्गी को। एल्गी का जो मेन फोर्टे है फोटोसिंथेसाइज करना, उसने अपने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्रोवाइड कर दिया फंगस को। दैट्स वाई दोनों भाईचारे में इकट्ठे मिलके रह पाते हैं, और इस सिम्बायोसिस को, इस म्यूचुअलिज्म को आप लाइकेंस का नाम देते हैं। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? लाइकेंस, हाँ जी। म्यूचुअलिज्म में सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपके जहन में आना चाहिए वो है लाइकेंस। ठीक बात है अजय, निशा, गोबिसा एंड दिव्यांशी, बताओ भी फटाफट से चैट बॉक्स में। ठीक बात है, पहला एग्जाम्पल जो आपके जहन में आएगा वो है लाइकेंस। मूव करते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे विच इज कॉल्ड एज माइकोरेजा। वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे प्लांट किंगडम से पढ़ लो इसको, चाहे तुम यहां से पढ़ लो, सवाल जरूर बनता है यहां से। माइकोरेजा क्या होता है भाई? जब आपकी फंगस रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ में सिम्बायोटिकली एसोसिएट कर लेती है, उसको आप माइकोरेजा कहते हैं। नाम में ही छुपा हुआ है बच्चे, माइको, माइको माने फंगस की हम बात कर रहे हैं, फंजाई। रईजा मतलब आप रूट्स की बात कर रहे हो। रूट्स किसकी? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो अगर फंजाई आपके रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ में सिम्बायोटिकली एसोसिएट कर लेता है, उसको आप कह देते हैं जी माइकोरेजा। क्या फायदा है दोनों का? सेम बात हो जाएगी जी। जो हायर प्लांट है उसको नेचर ने नवाजा है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से, वो करेगा जी फोटोसिंथेसाइज, वो दे देगा जी फूड या न्यूट्रिशन टू योर फंजाई। फंजाई क्या करेगा? उसको नेचर ने हाइफे से नवाजा है, तो जो हाइफे है, माइसीलियम है, वो एसेंशियल मिनरल को, न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर पाएंगे, अब्सॉर्ब करके प्लांट को वो अवेल कर पाएंगे। दोनों का फायदा है, प्लांट की भी बल्ले बल्ले हो गई, फंजाई के भी मजे हो गए। तो दिस एसोसिएशन, दिस सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दिस म्यूचुअलिज्म इज योर माइकोरेजा, इज योर माइकोरेजा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है बच्चे योर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में भी मैंने आपको ऐसा रेसिपी में पढ़ाया था कि अगर बायोटिक पॉलिनेशन चाहता है प्लांट, अगर प्लांट चाहता है कि इंसेक्ट उसको पॉलिनेट करे, तो उसको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स को रखना पड़ेगा ताकि इंसेक्ट वहां पे अट्रैक्ट होता हुआ पहुंच जाए। तो प्लांट जो है उसको नेक्टर या एडिबल पॉलन्स देता है ताकि वो इंसेक्ट उस एडिबल पॉलन को खाए, तो उसका भी काम बन जाए और प्लांट का भी पॉलिनेशन वो करा के चला जाए। तो प्लांट कैन रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर्स, और उस पॉलिनेटर को, चाहे वो इंसेक्ट है, चाहे वो बर्ड है, चाहे वो बैट्स भी हो सकते हैं, दे विल गेट नेक्टर एंड एडिबल पॉलन। उनको फूड मिल गया, प्लांट का पॉलिनेशन हो गया, दोनों में भाईचारा हो गया। इसको हमने म्यूचुअलिज्म कह दिया।
यस बच्चे, इसको हमने म्यूचुअलिज्म कह दिया। अब प्रॉब्लम ये आती है समटाइम्स प्लांट को ऐसे पोलिनेटर भी टकरा जाते हैं जिसको कि हम चीटर्स कहते हैं। चीटर्स क्यों कहते हैं? चीटर्स आएंगे, एडिबल पोलन ग्रेन को खाएंगे और पोलिनेशन करेंगे नहीं। अब प्लांट को तो बड़ा ही ठगासा महसूस हो रहा है कि भैया तुम मेरा नेक्टर भी खा गए, तुम मेरा एडिबल पोलन ग्रेन भी लेके चले गए और मुझे तुमने पोलिनेट भी नहीं किया। तो ऑर्गेनिजम्स दैट गेट बेनिफिटेड बट डू नॉट बेनिफिट द अदर स्पीसीज, नेक्टर लेके चले गए, पोलिनेशन नहीं किया, इसको हम नेक्टर रॉबिंग कहेंगे। इसको हम सरासर चोरी का इल्जाम देंगे, इसको आप नेक्टर रॉबिंग कहेंगे। रॉब करना, चोरी करके चले गए हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए नेचर ने कहा प्लांट को, प्लांट विल ओवरकम द चीटर्स बाय ए प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज को-इवोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू लिख देती हूँ। को-इवोल्यूशन, प्लांट ने कहा भैया चीटर से रहो सावधान, चोरी चिकारी से रहो सावधान, तुम करो को-इवोल्यूशन। व्हाट इज दैट? Process seen in the plant animal interaction where the evolution of the two species is tightly linked, काफी टाइटली लिंक्ड होता है उनका इवोल्यूशन। एक का इवोल्यूशन होगा तो ही दूसरे का भी होगा, इसीलिए एक एक्सटेंट हो गया तो दूसरा भी एक्सटेंट हो जाएगा। तो फायदा नुकसान हर चीज के होते हैं। को इवोल्यूशन के अंदर आप देखिए, द वेरी कॉमन एग्जांपल इज वेस्प इन द फिग, है ना। फिग अगर खाई हो, अगर आपने बचपन में, आप देखते हो छोटे छोटे से ऐसे गोल कलर की होती है, उसके अंदर ना इंसेक्ट्स पनप रहे होते हैं, उसके अंदर जो वेस्प होते हैं वो घूम रहे होते हैं। तो जो वेस्प है वो पोलिनेट करते हैं फिग को व्हाइल लुकिंग फॉर सुटेबल कंडीशन। तो वेस्प को वहां पे शेल्टर मिल जाता है, जो फीमेल वेस्प है अपने एग्स को लेकर देता है वहां पे, ठीक है। और जो सीड है दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द वेस्प लार्वे, वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर देता है उसको, दोनों का भला हो रहा है। अब देखिए, अगर सीड नरिशमेंट, ऐसा नहीं कि वेस्प खाली नरिशमेंट लेकर के चलता बनेगा, वहां से रॉबिंग नहीं कर पाएगा। रीजन बीइंग, आपके फ्लावर के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे, फ्रूट के अंदर ही आपके लार्वे प्रेजेंट है, फ्रूट के अंदर ही आपका ये वेस्प ग्रो करेगा। तो जब पोलिनेशन होगा तभी तो फ्रूट बनेगा, फ्रूट बनेगा तो साथ में आपका फ्रूट भी बन गया, पोलिनेशन भी हो गया, एंड वेस्प का भी काम चल गया, उसने अपने सारे एग्स को वहां पे ले करके और उसको इंसेक्ट में कन्वर्ट भी कर दिया। तो दोनों साथ साथ इवॉल्व हो रहे हैं, उसको ठग के जाने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। इसको आप को इवोल्यूशन कहते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक और टर्म आपने पढ़ा होगा बच्चे, सूडो कॉपुलेशन, झूठ मूठ का कॉपुलेशन। तो मेटिंग ऑफ बीज विद द फ्लावर्स, वन पेटल रिजेंबल्स अ फीमेल बी। ऑर्किड प्लांट में क्या होता है जी, एक पेटल के जैसी आपकी फीमेल बी आती है। जो यस क्लियर है? हाँ जी, व्हाट इज सूडो कॉपुलेशन? भाई आपकी फीमेल बी की जैसे एक पेटल दिख रही होती है, तो मेल बी आता है ये सोच करके कि मेरे को तो फीमेल बी को कॉपुलेट करना है। तो इन द प्रोसेस जब वो फीमेल बी को कॉपुलेट कर रहा होता है, वो बेसिकली वहां से पोलिनेशन करा देता है। कैसे? आपकी पोलन ग्रेन्स उसके पैर पे या किसी बॉडी पार्ट पे चिपक जाती है, वो वापस से दूसरे ऑर्किड प्लांट के ऊपर जाएगा, सेम प्रोसेस को लेके डिसीव कर दिया जाता है इस मेल बी को, बेचारा गया है कॉपुलेट करने और प्लांट को पोलिनेट करके आ गया है। क्यों? क्योंकि जो पेटल्स है वो फीमेल बी की तरह दिख रही होती है अपीयरेंस में। तो दिस इज योर सूडो कॉपुलेशन। एम आई क्लियर? ऑर्किड प्लांट में देखने को मिलता है। एम आई क्लियर टू ऑल द किड्स आउट देयर? एम आई क्लियर? है ना। तो ये धोखा हो रहा है हमारे मेल बी के साथ में, धोखा हो रहा है। कॉपुलेशन समझ के पोलिनेट कर दे रहे हैं प्लांट को, पोलिनेट कर दे रहे हैं प्लांट को। यस बच्चे पार्टी? डन डन। चलिए चला जाए नेक्स्ट रिश्ते पे। नेक्स्ट रिश्ता कहलाता है प्रीडेशन। इसमें जो दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है, स्पीसीज ए उसका फायदा होता है, जो दूसरा है उसका नुकसान हो रहा होता है। एक का फायदा है, एक का नुकसान है। इस रिश्ते को आप प्रीडेशन कहते हैं, है ना, जो कि जनरली चलता ही है हमारी दुनिया में। प्रीडेशन जैसा रिश्ता ही चलता है। म्यूचुअलिज्म तो बहुत ही कम होते हैं भैया, बहुत कम ऐसे होते हैं जो भाईचारे में रहते हैं, सबको एक दूसरे को परेशान करने में लगे रहते हैं, है ना। तो आप बच्चे म्यूचुअलिज्म निभाने की कोशिश करना है, दूसरे को परेशान करने की कोशिश मत करना, है ना। यस बच्चे? हाँ डन है, डन है। चलिए सुपर।
तो प्रेडेशन इज अ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन जहां पे वन ऑर्गेनिज्म विच इज द प्रेडेटर ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म। तो इसको तो भैया खा लिया तो नुकसान ही नुकसान है, ठीक है, इसने खा लिया, इसके मजे हो गए, इसको फूड मिल गया। एग्जाम्पल जो टाइगर है दैट इज ईटिंग डियर, डियर का नुकसान है, लाइफ ही खत्म होगी बेचारी की, टाइगर का फायदा है, उसको खाना मिल गया, उसको खाना मिल गया। बर्ड्स ईटिंग सीड्स, प्लांट का नुकसान है कि उसके सीड खा गया, बर्ड का फायदा उसको खाना मिल गया। तो बर्ड्स ईटिंग सीड, टाइगर ईटिंग डियर, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्रेडेशन। देन कम्स डिफेंस अगेंस्ट प्रेडेशन। अब भाई जिस ऑर्गेनिज्म को खाया जा रहा है वो भी तो अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसे इवोल्यूशन जरूर लेकर के आएगा ताकि उसको कम से कम खाया जा सके, ताकि उसका जो फायदा उठाया जा रहा है वो कम से कम हो। वन सच डिफेंस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज कैमोफाज। कैमोफाज क्या होता है, आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, बड़ा ब्यूटीफुल डायग्राम है। कुछ प्रे क्या करते हैं, अपने आप को मर्ज कर लेते हैं इन द सराउंडिंग टू अवॉइड प्रेडेटर। जैसे इस फ्रॉग ने सराउंडिंग ग्रीन ग्रीन है, अपने आप अपना कलर चेंज करके ग्रीन हो गया, थोड़े पत्ते भी अपने ऊपर रख लिए, तो जब प्रेडेटर आएगा उसको लगेगा कि फ्रॉग तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना, तो ये क्या हुआ, इसको कहते हैं आप कैमोफाज करना। इंसेक्ट जैसे लीव्स के नीचे छुप करके बैठ गया, ऐसे ग्रीन कलर अपना कर लिया है, देखने में लग रहा है कि ये तो पत्ती है बट एक्चुअल में इंसेक्ट ने अपने आप को छुपा लिया है, इसको आप कैमोफाज करना कहते हैं। दिस इज योर कैमोफाज। तो अपनी सराउंडिंग में मर्ज हो जाना ताकि प्रीडेटर्स अवॉइड कर दें, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैमोफाजिंग, ठीक है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो पॉइजनस हो जाते हैं एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रीडेटर, मतलब कुछ ऐसा पॉइजनस केमिकल रिलीज कर देंगे कि प्रीडेटर को कुछ नुकसान होना शुरू हो जाएगा, दैट वुड बी योर वन ऑफ द मैकेनिज्म टू डिफेंड देमसेल्फ। देन मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो सिक्रेट करती है सिक्रेशंस व्हिच इज हार्मफुल टू द प्रीडेटर, है ना। Thus predators will avoid the monarch butterfly। एक बारी जब खाने से गले में मान लीजिए कुछ नुकसान हुआ, गले में बहुत भयंकर जलन हुई, तो दोबारा आप खाते हो उस चीज को, दोबारा खाते हो, बता दो। मुनेरका में जो मोमो वाली आंटी है वो ऐसे मोमोज देती है कि एकदम गला छिल जाता है। पहले दिन गला छिल गया, दूसरे दिन जाओगे आंटी के पास मोमोज खाने, कितने ही फेवरेट क्यों ना हो तुम्हारे मोमोज, बताओ यस और नो, जाओगे आंटी के पास मोमोज खाने? हाँ भाई बताओ चैट बॉक्स में। गला छिल गया है बिल्कुल, टॉन्सिल्स हो गए हैं, इतनी अथाह में मिर्ची डाली आंटी ने, जाओगे दोबारा आंटी के पास, आंटी मोमोज खाने हैं, जाओगे? बोलो नो मैम। नो, नहीं जाएंगे मैम, हमें अपना गला भी तो प्यारा है ना, नहीं जाएंगे। सुपर। तो भाई हम बात कर रहे थे डिफेंस की अगेंस्ट प्रेडेशन। प्लांट्स की अगर आप बात करेंगे बच्चे तो कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी कर सकता है प्लांट अपने अंदर, जैसे कि थॉर्न्स उगा देगा। अब जो ब्राउजिंग एनिमल है जो खाता है प्लांट को, वो आएगा देखेगा भैया यहाँ पे तो कांटे उगे हुए हैं, खाने में तकलीफ होगी, है ना। जैसे मोमोज खा रहे थे आप तो गले में एकदम वो मिर्ची लग रही थी, तो ब्राउजिंग एनिमल को भी ये थॉर्न्स लगेंगे गले में, तो वो उसको छोड़ देगा, नहीं खाएगा। प्लांट कुछ केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म भी शो करते हैं, जैसे कि सम प्लांट्स विल प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स लाइक, जो कि उस हार्बीवर्स को सिक कर देंगे, जो उसकी फीडिंग को इनहिबिट कर देंगे, उसके डाइजेशन को खराब कर देंगे या रिप्रोडक्शन को डिसरप्ट कर देंगे, इन वर्स्ट केस ऑर्गेनिज्म को मार भी देंगे। तो ऐसे केमिकल्स भी वो रिलीज कर सकते हैं ताकि अपने आप को बचा सके फ्रॉम प्रेडेटर्स। देन कम्स केमिकल डिफेंस ऑल्सो, कुछ केमिकल्स को रिलीज करना, जैसे कि कैलोट्रोपिस है, a weed that grows in the field, it contain highly poisonous cardiac glycosides, highly poisonous। तो कोई हार्बीवोरस नहीं चाहेगा कि हम इस कैलोट्रोपिस को खाएं। अब देखना डेजर्ट एरियाज में कैलोट्रोपिस तो खड़ा रहता है एज इट इज, कोई हार्बीवोर आके इसको नहीं कंज्यूम करता, क्योंकि हार्बीवोर के माइंड में है फिक्स कि भैया इसको खाने से हमारी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये पॉइजनस सब्सटेंस को सिक्रेट कर रहा है। सो दीज आर द सम वेज जिससे कि प्लांट अपने आप को बचाता है फ्रॉम द प्रीडेटर्स, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ कमर्शियल प्लांट प्रोडक्ट्स आर आल्सो यूज्ड एज डिफेंस अगेंस्ट हार्बीवोर्स, जैसे कि ओपियम, कैफीन, निकोटिन, क्विनीन, स्ट्राइचिनिन, इस सब को भी यूज किया जाता है। Moving on to the next रिश्ता, next relationship, next interaction which is commensalism। कॉमेंसैलिज्म में मेरे प्यारे बच्चे जो दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है उसमें एक का फायदा है, दूसरा न्यूट्रल है, ना ही तो उसका फायदा है ना ही उसका नुकसान है,
एक का बेनिफिट हो रहा है, दूसरे का ना फायदा है ना नुकसान है, वो न्यूट्रल पड़ा हुआ है बिल्कुल। क्वेश्चन आता है कहां से? क्वेश्चन आता है जी एग्जाम्पल से। क्वेश्चन आता है जी एग्जाम्पल से, देख लो जी। बर्नाकल्स स्टेबल लिविंग स्पेस है, फ्री राइड, फूड उसको मिल रहा है। वेल्स के ऊपर ये ऐसे बर्नाकल्स हो जाते हैं। वेल्स का कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई फायदा नहीं है अगर उसके ऊपर बर्नाकल्स है तो। बर्नाकल्स का क्या फायदा है? उनको एक लिविंग स्पेस मिल गया बढ़िया, फ्री की राइड मिल जाती है। जब वेल मूव करेगा बर्नाकल्स भी मूव करेंगे, फ्री का खाना भी मिल रहा है, फ्री की राइड भी मिल रही है, स्पेस भी मिल रहा है, वेल्स का कोई नुकसान भी नहीं है। इससे मजे की बात और क्या हो सकती है? इसको आप कहते हैं जी कॉमन सेलिज्म। इसको आप कह देते हैं बच्चे कॉमन सेलिज्म। दूसरे एग्जाम्पल की बात कर ले, इग्रेट एंड कैटल। ये इग्रेट देखो कैटल पे बैठा हुआ है आपका। यस, egret will get access to insects due to grazing of the cattle। जब कैटल खाना खाता है ना, ब्राउज करता है, तो आप देख रहे हो वो ऐसे साइड साइड में से घूमता रहता है, मतलब वो साइड से इंसेक्ट्स को हटाता रहता है और ब्राउज कर करके घास को खाता रहता है ना। तो इग्रेट का फायदा होगा, जब उसने ऐसे इंसेक्ट्स को हटाया तो इग्रेट ने फटाफट से उसको खा लिया। कैटल का कोई फर्क नहीं पड़ता, इग्रेट है तो भी नहीं है तो भी, ना फायदा है ना नुकसान है। इग्रेट का फायदा है, उसको इंसेक्ट से एक्सेस मिल गया फटाफट से। ठीक है, सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल व्हिच इज वेरी कॉमन इज क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन्स। जो क्लाउन फिश है, दे विल गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स ड्यू टू स्टिंगिंग टेंटिकल्स। सी एनिमोन के ऊपर आपके क्लाउन फिश चिपके हुए हैं। सी एनिमोन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम हो या नहीं हो, तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, जाओ तुम राधा, यहाँ से चली जाओ मेरे जीवन से, तुम्हारे होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस टाइप का हिसाब है सी एनिमोन का। बट जो क्लाउन फिश है उसको प्रोटेक्शन मिल गई है प्रेडेटर से। क्यों? क्योंकि टेंटिकल्स काफी ऐसे स्टिंगिंग से है, तो उसके तो मजे हो गए हैं क्लाउन फिश के। क्लाउन फिश का फायदा है, सी एनिमोन का ना तो फायदा है ना ही नुकसान है। तो भैया अगर एक ऑर्गेनिज्म का हो रहा है फायदा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना फायदा ना नुकसान, इस रिश्ते को आप कह देते हो कॉमन सेलिज्म। यस और नो इन द चैट बॉक्स। इस रिश्ते को आप कह देते हो जी कॉमन सेलिज्म। लिख दो चैट बॉक्स में। हाँ जी, लिख दो चैट बॉक्स में कि मैम नेक्स्ट एमेंसलिज्म की तरफ बढ़ा जाए। यस, डन है। कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन अगर है तो प्लीज बच्चों पूछ लो चैट बॉक्स में। एंड यार इसको सेशन को ना आप लोग शेयर करते हुए चला करो, ठीक है। जल्दी ही हम नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए सेशंस लेकर के आने वाले हैं। 2024 2025 वाले बच्चों के लिए सेशन लेकर के आएंगे। श्री चैतन्य ने नया ही आपका चैनल लॉन्च किया है बाय इन्फिनिटी लर्न, ताकि ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ाया जा सके। और श्री चैतन्य की लेगेसी तो आप बच्चों को अच्छे से पता है, 35 साल की लेगेसी है हमारी, ठीक है। हमेशा हर साल रैंकर्स को प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ से। तो यू शुड बी द फर्स्ट वंस, यू शुड बी द अर्ली वंस जो कि सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं चैनल को, ठीक है। हाँ जी, सुपर, नापति। चलिए, एमेंसलिज्म। जो दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है उसमें एक का नुकसान हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं, तो इस रिश्ते को हम कहते हैं जी एमेंसलिज्म। देखिए जी, मैंने आपको बताया म्यूचुअलिज्म। जो दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है दोनों का फायदा होता है, इसका भी फायदा इसका भी फायदा, एमेंसलिज्म हो गया। कॉमन सेलिज्म में मैंने कहा एक ऑर्गेनिज्म को फर्क नहीं पड़ता, ना फायदा है ना नुकसान है, दूसरे का फायदा हो रहा है, उसको आपने कॉमन सेलिज्म कहा। Whereas एमेंसलिज्म is the relationship, is the interaction wherein एक स्पीसीज का नुकसान हो रहा है, कोई फायदा नहीं है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको आप एमेंसलिज्म कहते हैं। एग्जांपल्स बताओ तो थोड़ी कहानी होगी क्लियर। एग्जांपल देखो, हर्बेशियस प्लांट एंड ब्लैक वॉलनट ट्री। हर्बेशियस प्लांट ग्रोथ इज इनहिबिटेड बाय जगलोन सीक्रेटेड बाय द वॉलनट ट्री। ये वॉलनट ट्री है, यहाँ पे तुम्हारा हर्बेशियस प्लांट है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनकी प्रेजेंस से कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इनका नुकसान है, इनकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, इनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, तो एक का नुकसान दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, इज एमेंसलिज्म, इज एमेंसलिज्म। यस बच्चे, चला जाए अगले रिलेशनशिप पे, नेक्स्ट पे चला जाए, विच इज कॉम्पिटिशन, विच इज कॉम्पिटिशन। जो दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है दोनों का नुकसान हो रहा है,
दोनों का नुकसान होता है, उसको हम कंपटीशन कहते हैं, उसको हम कंपटीशन कहते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल देख लो, अगर हम बात करें इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, मतलब विद इन द स्पीसीज कंपटीशन हो रहा है सेम स्पीसीज में। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, दो स्पीसीज फाइट कर रही है एक ही चीज के लिए, दैट वुड बी इंटर स्पेसिफिक। पहले शुरुआत करते हैं इंट्रा से। गोरिल्ला, जो डोमिनेंट मेल है, इट विल मेट विद द फीमेल गोरिल्ला इन द ग्रुप। डोमिनेंट मेल ही मेटिंग करता है। अगर अनदर मेल चाहता है उससे मेट करना, तो उनकी फाइट हो जाती है। फाइट में जो जीतता है वो मेट करता है। ठीक है, तो ये विद इन द स्पीसीज कॉम्पिटिशन हुआ। विद इन द स्पीसीज फीमेल के साथ में मेटिंग करने के लिए कंपटीशन आपका हो रहा है, उसको आपने इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन का। देन कम्स इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बिटवीन द टू स्पीसीज। तो भाई thrushes, warblers, finches, they sing melodious songs to attract mates. They defend their territories against members. तो इनमें राइवलरी है। देखिए, ये तीनों टाइप की चिड़ियाएं गाना गाती है अपने मेल को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, यस। तो ये बिटवीन द स्पीसीज, तीन अलग टाइप की स्पीसीज है। एक और एग्जांपल बताऊं, फ्लेमिंगोज इन द साउथ अफ्रीका फीड्स ऑन zooplankton. Unrelated species to flamingo such as the resident fishes, they also feed on zooplankton. तो फिशेस के ऊपर, फिशेस एंड फ्लेमिंगोस दोनों के दोनों जूप्लैंक्टन के ऊपर फीड कर रही है। दोनों में क्या है, कंपटीशन है। भैया साधारण सी बात है, तुम इस साल करीब करीब 20 लाख बच्चे हो जाओगे। पिछली बार 18-19 लाख थे, इस बार तो 20 लाख क्रॉस करोगे। तो 20 लाख बच्चे जो आपस में एक नीट एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हो, तो ये कंपटीशन ही तो है, ये कंपटीशन ही तो है। ये अलग बात है, ये इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है, विद इन द स्पीसीज कंपटीशन है। सबको डॉक्टर बनना है, उसका कंपटीशन है। सोचो, अगर एनिमल, आपकी गाय भैंस भी नीट एग्जाम दे पाती, तो गाय भैंस भी लगी हुई है नीट एग्जाम की तैयारी में, तुम लोग भी लगे हुए हो, उसको तुम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। ठीक है, बोलो मैम सारे एग्जाम्पल तोड़ मरोड़ के ना नीट एग्जाम पे ले आती हैं, सारे एग्जाम्पल नीट एग्जाम पे फिट बिठा देते हैं हम, है ना। यस, चलिए। सो कंपटीशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाती हूँ, जिसपे काफी बार एमसीक्यू आया हुआ है, काफी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, एमसीक्यू अलर्ट है, व्हिच इज गोज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये साहब ने ये बताया दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स, एक ही रिसोर्स के लिए अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीट करती है, दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट, साथ साथ में नहीं रह सकती है, एंड कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड। है ना, दो स्पीसीज एक रिसोर्स के लिए फाइट कर रही है, तो जो इंफीरियर है उसको वहां से हटा दिया जाएगा। ये कब वैलिड है, जब रिसोर्स लिमिटिंग है। रिसोर्स एम्पल में है, खूब सारा है, तब कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, तुम भी मजे करो हम भी मजे करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज? इट इज द इंटरेक्शन wherein the distribution of a species restricted to a small geographical area due to the presence of a competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. Competitive release क्या होता है, सबने अपना अपना एरिया बांट लिया है। ठीक है, ठीक है। तो भाई गोज साहब ने कहा कि दोनों कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती, बट अब रिसेंट स्टडीज अगर आप देखिए तो हमने ये महसूस किया कि सेम रिसोर्स के लिए फाइट करने वाली दो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां भी साथ साथ में कोएग्जिस्ट कर पा रही है। तो थोड़ा और स्टडी करी गई कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हुआ कि दोनों साथ साथ में एग्जिस्ट कर पा रही है, ऐसा क्या चमत्कार हुआ है? तो चमत्कार होता है जी रिसोर्स पार्टीशनिंग। मान लीजिए 4 स्पीसीज है आपकी, चारों स्पीसीज ने अपने फोरेजिंग पैटर्न को डिफरेंट कर लिया। एक कहता मैं सवेरे 5 बजे उठ करके खाना चुग लूंगा, दूसरा कहता ठीक है मैं 9 बजे की शिफ्ट लगाता हूं, तीसरे ने कहा कि ठीक है जी हम दोपहर के 2 बजे अपना खाना खाएंगे, चौथे ने कहा जी हम रात के 9 बजे खाएंगे। तो इनने क्या किया, रिसोर्स पार्टीशनिंग कर ली है, डिफरेंट टाइम चूज कर लिया है टू अवॉइड कंपटीशन। दैट्स व्हाई दे आर एबल टू कोएग्जिस्ट, इसीलिए साथ साथ में वो रह पा रहे हैं। ठीक है जी, देखिए 5 डिफरेंट टाइप की वॉर्बलर आपको दिख रहे हैं, सबने अपना अपना एरिया डिफाइन कर दिया। भैया मेरा एरिया ये है, मेरा एरिया ये वाला है, इसका एरिया ये है, सबने अपना एरिया को डिफरेंशिएट कर लिया। दैट्स व्हाई दे आर एबल टू कोएग्जिस्ट। एम आई क्लियर?
एम आई क्लियर टू ऑल माई किड्स आउट देयर? एम आई क्लियर? हाँ जी। चला जाए लास्ट बट नॉट द लीस्ट पैरासिटिज्म पे। पैरासिटिज्म, ये रिश्ता भी प्लस माइनस का होता है बच्चे। एक का फायदा दूसरे का नुकसान हो रहा होता है, उसको भी आप पैरासिटिज्म ही कहते हैं। अगर रिश्ते में एक फायदा उठा रहा है दूसरे का नुकसान हो रहा है, उस इंटरेक्शन को, उस रिश्ते को तुम पैरासिटिज्म कहते हो। It is the relationship between organisms where one organism, which is parasite, lives and derives nutrition from the another one, जो कि आपका होस्ट है। ये दोनों को इवॉल्व करते हैं, साथ साथ में इवॉल्व करते हैं। पैरासाइट जब वो होस्ट स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिकली किसी होस्ट पे हिट करता है। नाउ वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ पैरासाइट, एक्टो एंड एंडो। एक्टो एंड एंडो। एक्टो क्या होता है? दे लिव्स एंड फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट। बाहर के सरफेस के ऊपर अगर फीड करता है उसको तुमने एक्टो पैरासाइट कहा। अगर किसी होस्ट के अंदर ही घुस गए हैं फिर उसके ऊपर वो फीड कर रहे हैं, उसको तुम एंडो पैरासाइट कहते हैं, उसको तुम एंडो कहते हैं। मैम जोशी जी का कमेंट आया, मैम आपने जैसे कहा था कि रिवीजन पे फोकस करो, मेरे मार्क्स 150 से 180 तक गए हैं और मैं अभी हार्ड वर्क करूंगा। बहुत बढ़िया भाई कस्तूप जोशी, वेरी 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 गुड बच्चे। भाई ये जो टाइम बचा हुआ है ना, मैं एक बार फिर से तुम सब बच्चों को बता देती हूँ ये चीज, जो बच्चे बाद में भी मुझे देखेंगे। ये जो टाइम बचा हुआ, अब इसमें ना कुछ नया पढ़ना तो बिल्कुल ही छोड़ दो। अब जो छूट गया वो छूट गया, है ना। अब जो तुमने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से उसको रिवाइज करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉक टेस्ट पेपर लगाओ बच्चे, मॉक टेस्ट पेपर लगाओ, सॉल्व करो मॉक टेस्ट पेपर, उसमें जो कमियां निकल के आती है सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ो। फिर देखो तुम्हारे नंबर कैसे फटाफट से बढ़ते हुए चले जाएंगे। मॉक टेस्ट लगाओ, एनालाइज करो, रिवाइज करो। मॉक टेस्ट लगाओ, एनालाइज करो, रिवाइज करो, इसको बस लूप में चलाते रहो। ठीक है, चलो सुपर। हम बात कर रहे थे एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट की। ये सरफेस के ऊपर, ये सरफेस के अंदर रहेंगे। ठीक है जी। एक्टोपैरासाइट सरफेस के ऊपर, जैसे ह्यूमन है आपके, है ना, ह्यूमन में लाइस हो जाती है, जुए इसको आप कहते हो हिंदी में, जिसके अंदर खून पी रही होती है ह्यूमन का, इंसान का, है ना। डो के ऊपर टिक्स हो जाती है। कस्क्यूटा प्लांट जो है वो ग्रीन प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा होता है। तो दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ योर एक्टोपैरासाइट। सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, अंदर इन्वेड नहीं किया। लाइस कभी भी खोपड़ी के अंदर नहीं घुस रही होती है ना, खोपड़ी के अंदर नहीं घुस रही है। मैम एआईपीएमटी क्या लगाए तो चलेगा? भाई कस्तूप जोशी, एआईपीएमटी पे तब जाना जब नीट के सारे पेपर लगा ले बेटा, उसके बाद एआईपीएमटी पे जाना। ठीक है, क्योंकि रिसेंट ईयर वाले टॉपिक्स, रिसेंट ईयर वाले कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। एआईपीएमटी पे जाएगा तो टाइम वेस्ट होगा अभी फिलहाल। वंस यू आर डन विद ऑल द नीट पेपर्स तब जाना है एआईपीएमटी पे। वो कहते हैं ना, डू व्हाट इज नेसेसरी देन डू व्हाट इज पॉसिबल। तो नेसेसरी चीज है कि पहले नीट के सारे पेपर लगाओ। शुरुआत कर दियो 2022 से, 22 का लगाना, 21 का लगाना, 20 का लगाना, 19, 18, 17, 16, फिर जाकर के एआईपीएमटी उठाना। ठीक है, हाँ जी। चलिए सुपर। हम बात कर रहे थे एक्टोपैरासाइट की, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, तो ये खोपड़ी के अंदर नहीं घुस गई है, खोपड़ी के ऊपर ही है, वहीं से ये ब्लड को सक कर रही है लाइस जो आपकी। सिमिलरली विद द टिक्स, कस्क्यूटा प्लांट के अंदर नहीं घुस गया है, ऊपर से ही न्यूट्रिशन को ड्रॉ कर रहा है। दैट वुड बी योर एक्टोपैरासाइट। व्हाट इज एंडोपैरासाइट? व्हाट इज एंडोपैरासाइट? लाइफ साइकिल जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि पैरासाइट अंदर ही घुस गया है। तो मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स जो है वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं। दे हैव वेरी हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। प्लाज्मोडियम जैसे है, जैसे प्लाज्मोडियम है अपनी लाइफ साइकिल से मिला देता है। जैसे फैकल्टेटिव पैरासाइट एंड ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटम, organism that rely on other organism either from the same species or another species to raise their young ones, उसको आप ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। कि कुक्कू जो है अपने अंडे छोड़ करके चले जाती है क्योंकि इसके एग्स जो है वो रिजेंबल कर रहे होते हैं होस्ट के एग से, उसको आप ब्रूड पैरासाइट कहते हैं। ठीक है जी, उसको आप ब्रूड पैरासाइट कहते हैं। कुछ डाउट है तो पूछ लो भैया, चैट बॉक्स को मैं देख रही हूँ, कुछ डाउट है? कुछ डाउट है? नहीं? हाँ जी।
तो भैया एंडोपैरासाइट में जब आप पैरासाइट जो है होस्ट की बॉडी के अंदर ही रह रहा है तो लाइफ साइकिल जो है काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। दे मे इवन हैव मोर देन वन होस्ट। प्लाज्मोडियम पे मैम ने कल परसों भी तुमको कहा था, प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल पढ़ लेना तुम लोग, पूरी लाइफ साइकिल। एक सवाल यहां से अक्सर पूछा जाता है, एक सवाल अक्सर यहां से पूछा जाता है। मैम रिपीट, अर्श क्या रिपीट करूं बेटा बता, पैरासिटिज्म को रिपीट करूं क्या? अर्श, पैरासिटिज्म की अगर हम बात करें भैया तो ये ऐसा रिश्ता है जिसमें एक का फायदा एक का नुकसान हो रहा होता है, एक ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट दूसरे का नुकसान होगा, ठीक है। अब अगर जो पैरासाइट है एंड वी हैव होस्ट एंड वी हैव पैरासाइट, पैरासाइट का फायदा होगा होस्ट का नुकसान होगा। पैरासाइट अगर सरफेस पे प्रेजेंट है उसको मैंने एक्टोपैरासाइट का, जैसे मैंने एग्जांपल्स तुमको बता दिए, टिक्स हैं, ठीक है, एग्जांपल्स की हमने बात कर ली। देन कम्स एंडोपैरासाइट, अगर वो होस्ट की बॉडी के अंदर चला गया है उसको आप एंडोपैरासाइट कहते हैं। अगर अंदर चला गया है तो ऑब्वियसली उसकी पूरी लाइफ साइकिल को ही वो चेंज कर देगा। लाइफ साइकिल में एक कंपोनेंट पैरासाइट का भी ऐड हो गया है, उसको आप एंडोपैरासाइट कहते हैं, ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है। तो भैया हमने बात करी सारे के सारे रिश्तों की, हमने बात करी सारे के सारे रिश्तों की। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो सारे बच्चे, नो डाउट, एवरीथिंग इज क्लियर। हमने बात करी, मैं यहां पे लिख देती हूं आप बच्चों के लिए, हमने बात करी व्हाट इज म्यूचुअलिज्म, हमने बात करी व्हाट इज कॉमेंसलिज्म, हमने बात कर ली व्हाट इज कंपटीशन, हमने बात करी व्हाट इज पैरासाइट, पैरासिटिज्म, हमने प्रेडेशन की भी बात कर ली, हमने एमेंसिलिज्म की भी बात कर ली। ये 6 की 6 रिश्ते आपको अच्छे से प्रॉपरली क्लियर होने चाहिए बच्चों, यहां से सवाल जरूर जरूर पूछा आपसे जाएगा, ठीक है बच्चों। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग बता देना, कुछ डाउट नहीं हो तो आपको इसका पीडीएफ जरूर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उसको आप लोग ज्वाइन कर लो। एंड आई एम श्योर पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी, बहुत जल्दी कुछ और अमेजिंग सीरीज के साथ में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, मिलते रहेंगे चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को आप लोग हिट कर लो। ऑलराइट, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो भाई, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, ख्याल रखो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो, खुश रहो।